Hello guys, welcome to the Success Path. I am Amita. Today we will discuss a very important topic, the जीन पियाजे थ्योरी। जीन पियाजे की थ्योरी मोस्टली एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जिससे कि 3-4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आज इस टॉपिक हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे। पहले हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, स्कीमा पढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, कंजर्वेशन, संरक्षण, डिसेंट्रेशन। इसके बाद पढ़ेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजेस थ्योरी, और एक थ्योरी और है पियाजे की जिसको हम मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं, पियाजेस थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इसको भी देखेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पियाजे जो हैं एक स्विस वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक बात बोली है कि जो बुद्धि होती है वो जन्मजात नहीं होती है। सबसे पहले बच्चा केवल सरल संप्रत्यों को सीखता है, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, आयु बढ़ती है, वैसे वैसे वह जटिल संप्रत्यों को सीखता है। इसका मतलब उन्होंने बोला है कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है, धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। जैसे आयु बढ़ती है वैसे ही बुद्धि बढ़ती जाती है और वह जटिल संप्रत्यों को सीखता है। इसके बाद है पियाजे स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की थ्योरी में जो पूरा डेवलपमेंट है वो उसका कॉग्निशन डेवलपमेंट की उनने कई प्रोसेस बताए हुए हैं, जिसमें 3 प्रोसेस हैं: एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। इन 3 प्रोसेस में उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिफ़ाइन किया है। एसिमिलेशन मतलब आत्मसातकरण। एसिमिलेशन जो है इसमें इसका मतलब होता है कि जैसे किसी बच्चे के मन में एक ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन रहती है, स्कीमा रहता है, उसकी प्रीवियस नॉलेज में कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर देना, वो होता है एसिमिलेशन। अब स्कीमा क्या है? स्कीमा बच्चे के मन में बना एक कॉन्सेप्ट है, एक मानसिक संरचना है, उसको हम स्कीमा बोलते हैं। और बच्चे की स्कीमा में कोई एक न्यू इन्फॉर्मेशन फिट कर देना, मतलब द फिटिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द प्रीवियस नॉलेज। मतलब उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है, जिसको वह पहले से अपना मानसिक संरचना बनाए हुए, ब्रेन में जो उसकी संरचना बनी है उसमें एक नई इन्फॉर्मेशन फिट करना, वो आत्मसातकरण है। वो बच्चा आत्मसातकरण कहलाता है। अकोमोडेशन को एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। अकोमोडेशन कब होता है? जब उसकी जो स्कीमा है उसमें कुछ चेंज होता है, मॉडिफाई होता है, उसकी प्रीवियस नॉलेज में एडजस्टमेंट होता है। इस चीज़ को हम अकोमोडेशन और एडजस्टमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन, मीन्स अनुकूलन। अनुकूलन जो है एक असिमिलेशन और अकोमोडेशन, इन दोनों के बीच में बैलेंस का काम करता है। अ बैलेंस बिटवीन असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, मतलब हाउ न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ बैलेंस विद एग्जिस्टिंग नॉलेज। मतलब जो इसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है और जो नॉलेज में उसने मॉडिफिकेशन किया है, इन दोनों के बीच अनुकूलन करता है, बैलेंस बनाता है। कौन? इक्विलिब्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्कीमा समझ लेते हैं। स्कीमा इज़ अ मेंटल स्ट्रक्चर दैट कैन बी जनरलाइज्ड इज कॉल्ड अ स्कीमा। मतलब पियाजे के अनुसार क्या है? व्यक्ति का चीज़ों, व्यक्तित्व और जीवन स्थितियों से निपटने का अपना तरीका होता है, इसे स्कीमा कहते हैं। इन शॉर्ट अगर समझे तो ये एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है। स्कीमा एक मेंटल स्ट्रक्चर है जो कि बच्चे के माइंड में रहती है। एक पिक्चर के थ्रू इसको देख लेते हैं। जैसे हम किसी बच्चे से बोलते हैं, किसी जानवर को बच्चे ने देखा और अपन ने बताया बेटा वो डॉगी है, तो उसके मन में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जिसके 4 पैर होते हैं और इस टाइप का दिखता है वो डॉगी कहलाता है। इसके बाद जब कोई अलग कोई पशु या एनिमल्स उसको दिखेगा जिसके 4 पैर होंगे, तो वो उसको डॉग बोल देगा। जैसे कि हमने यहाँ बच्चे को बताया बेटा ये डॉगी है, जैसे बच्चे को बताया ये डॉगी है। इसके बाद उसने
मन में एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि 4 पैर और इस टाइप से दिखने वाला कोई एनिमल डॉगी होगा। फिर उसने ये चीज़ आत्मसात कर ली, इसको हम बोलते हैं एसिमिलेट करना। इसके बाद जब उसको एक कैट दिखी और ये बोलती है पापा डॉगी, तो फिर उसको हम बताते हैं कि ये डॉगी नहीं है, एक कैट है। मतलब उसकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जहाँ उसने वो डॉगी के लिए एक कॉन्सेप्ट बना के रखा था, एक ब्रेन में एक संरचना बना के रखी थी, उस संरचना में एक मॉडिफिकेशन किया है। इसको हम एडजस्टमेंट या समायोजन कहते हैं। इसको हम एडजस्टमेंट या समायोजन कहते हैं। अब इसके पहले हमने 2 प्रोसेस पढ़ ली थी, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और एडजस्टमेंट। और इक्विलिब्रेशन क्या है, जैसे इसने अकोमोडेट किया, अकोमोडेट करने के बाद जैसे बच्चे जब धीरे धीरे समझने लगता है कि अच्छा वो डॉगी था और एक कैटी है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है, बैलेंस बनाने का काम, वो इक्विलिब्रेशन प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये बच्चा बोल रहा है, इस बच्चे को पता है हाउ हैज़ लर्न स्कीमा ऑफ कैट, मतलब उसके माइंड में कैट की स्कीमा है। अब वो देखता है कि इस टाइप की कोई कैट है, कैट को वो बोल देता है कि ये डॉग है। फिर ये गर्ल उसको बताती है एक डॉग नहीं है, कैट है। मतलब उसने अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को मॉडिफाई करके एडजस्टमेंट किया। इसके बाद फिर न्यू स्कीमा, उसके माइंड में एक न्यू स्कीमा बन जाती है। तो एडेप्शन ऑफ स्कीमा जो है इस प्रकार से चलती रहती है, एसिमिलेट, डिसइक्विलिब्रियम, फिर अकोमोडेट, फिर इक्विलिब्रियम। मतलब कोई चीज़ बच्चा एसिमिलेट करता है, उसके बाद उसके मन में एक चीज़ कॉन्सेप्ट बन जाता है। फिर उसके बाद जब वो उसको मॉडिफाई करता है, उसको रियल में कोई बताता है कि इस टाइप से ये चीज़ है, तो उसको एकोमोडेट करता है। और एकोमोडेट करने के बाद उसमें एक संतुलन आता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच, जो कि इसमें इस प्रकार से इक्विलिब्रियम कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर हम इन शॉर्ट में बोला जाए तो किसी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज कॉन्सेप्ट को आत्मसात करना, एसिमिलेट करना होता है। इसके बाद जब कोई एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट में मॉडिफिकेशन करना हो, वो अकोमोडेशन कहलाता है। और अकोमोडेशन और एसिमिलेशन, इन दोनों के बीच का काम इक्विलिब्रियम करता है, ये इक्विलिब्रियम कहलाता है। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उन्होंने 4 स्टेजेस दी हुई हैं, जिसमें उन्होंने अलग अलग स्टेजेस में बच्चा क्या क्या सीखता है, बच्चे में कौन कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, उनके बारे में बताया है। तो इनकी फर्स्ट स्टेज जो है इंद्रिय गामक, सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, अपने सेंसेस से सीखता है। दूसरी है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। फॉर्मल ऑपरेशन 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। इसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। देख लेते हैं इसकी डिटेल। सेंसरी मोटर, यह जन्म से 2 साल तक की अवस्था है। इसमें बच्चा, जैसा कि नाम से भी समझ में आ रहा है कि सेंसरी मोटर मतलब बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है। इसमें बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय मतलब बच्चा टच करके देखता है, उसको छू कर देखता है, और अपने जितनी भी उसकी ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन से उनके द्वारा बच्चा सीखता है, और उन्हीं के द्वारा किसी चीज़ का सॉल्यूशन लेता है। अब जैसे मोमबत्ती जलते तब तक बच्चे को बताएंगे कि इससे जल जाओगे, तब तक वो उस चीज़ को नहीं समझेगा। लेकिन अगर उसमें हाथ लगा लेता है और पीछे खींचता है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो उसको छूने से पहले वो डरेगा। तो बच्चा अपने सेंसेस से उसने इस चीज़ को एसिमुलेट कर लिया कि
इसमें हम जल जाते हैं, हमें गर्म लगती है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी एक्टिविटीज़, मतलब वह संवेदी गतिविधियों का समन्वय करता है, मतलब वो सेंसेस से सीखता है और उसी के बीच में कोऑर्डिनेशन जमाता रहता है। अपीयरेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब उसकी जिज्ञासाओं का प्रकट होती है, जैसे किसी चीज़ के लिए उसके मन में एक क्यूरियोसिटी जागती है कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इससे क्या होता है, ये चीज़ उसके मन में जागृत होती है, क्यूरियोसिटी आती है। अपीयरेंस ऑफ इमिटेशन मतलब वो देखकर चीज़ें वैसे ही करने का ट्राई करता है। हम जैसे फैमिली में बच्चा रहता है, पहले भी पढ़ा है, फैमिली इज़ द प्राइमरी एजेंट, तो बच्चा फैमिली में देखता है और वैसे ही उस चीज़ को सीखने की कोशिश करता है और सीखता भी है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मतलब व्यवहारिक बुद्धि, मतलब बच्चा जो भी करता है वो प्रैक्टिकली उसको करके ही सीखता है। जैसे भी मैंने कैंडल का एग्जाम्पल दिया, इसी प्रकार से बच्चा प्रैक्टिकल जब उस चीज़ को टच करके उसको छू करके देखता है, समझता है, उसी चीज़ को आत्मसात करता है, ये बच्चे की सेंसरी मोटर अवस्था में आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसमें सबसे मेन जो है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टार्ट हो जाता है इस एज के दौरान। बच्चे का ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हो जाता है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेज, प्री ऑपरेशनल एज है 2 से 7 साल की अवस्था, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे का रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ओरल लैंग्वेज, मतलब उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेज़ होता है, बहुत ही तीव्र होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। बच्चा बहुत जल्दी भाषा विकास करता है, मतलब भाषाओं को सीखता है। बच्चा फैमिली से अपनी भाषा को सीखता है, जैसे फैमिली में जो जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है, बच्चा उस भाषा को सीख लेता है और उसको सीखने की कोशिश करता है और उसको आत्मसात भी कर लेता है। परसेप्चुअल थॉट मतलब अवधारणात्मक विचार, सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग मतलब आत्म केंद्रित सोच। इस जो एज है 2 से 7 साल की, इसमें बच्चा सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग रखता है, मतलब वह अपने आप में केंद्रित होता है। उसको ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही अदर पर्सन भी सोच रहे होंगे, जो मैं कर रहा हूँ, मतलब बच्चा अपने आप में ही सेल्फ सेंटर्ड रहता है, सेल्फ सेंटर या ईगो सेंट्रिक रहता है। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब सोशल इंटरेस्ट, मतलब वो सोशल इंटरेस्ट यहाँ सोशल इंटरेस्ट से मतलब है कि बच्चा कुछ मतलब अपनी फैमिली में ही या सामाजिक वातावरण में ही कुछ चीज़ों को देखता है और उसको समझने का ट्राई करता है। इसके बाद है इंट्यूटिव थॉट्स, मतलब सहज विचार। उसके माइंड्स में थॉट्स आते हैं, कई टाइप के थॉट्स आते हैं और उसकी क्यूरोसिटी जागृत होती है। इसका रियलिज्म इन थिंकिंग, मतलब उसकी सोच में एक यथार्थता रहती है। केंद्रीकरण सेंट्रेशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चा अपने आप में ही सेंटर रहता है, उसको लगता है जैसे उसको टेबल लग गई तो और हम उसको टेबल को हाथ से उसको मार देते हैं कुछ भी, तो उसको लगता है कि जैसे हमको तकलीफ़ हो रही है तो उस टेबल को मारने पर भी तकलीफ़ हो रही है। बच्चा अपने स्वयं में केंद्र, उसको लगता है जैसा हमको फील होता है वैसा ही सामने वाले को या अदर पर्सन को भी फील होता है, जो हमको पसंद है वही सबको पसंद है। इसलिए बच्चे सेंट्रेशन की कॉन्सेप्ट इस एज में रहता है। इसके बाद कुछ सब स्टेजेस हैं इस अवस्था की, 2 सब स्टेजेस है। पूर्व संप्रात्मक काल, प्री कॉन्सेप्शनल सिम्बॉलिक फंक्शन सब स्टेज 2 से 4 साल की अवस्था, और इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था इंट्यूटिव थॉट सहज विचार। तो पूर्व संप्रत्यात्मक काल में बच्चा 2 से 4 वर्ष का जो समय होता है उसमें बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करता है। जैसे उसको कुछ संकेत या कुछ चिन्ह दिखाया, जैसे उसको दिखाया एक एप्पल दिखाया तो उसको अपने माइंड में ग्रहण करता है और निर्जीव वस्तु को भी सजीव मानने लगता है। और जो इंडिविजुअल थॉट्स या सब स्टेजेस होते हैं वो 4 से 7 साल की होती है। इसमें बच्चा छोटी छोटी सी गणना, जैसे जोड़ हुआ घटाना हुआ, जैसे उससे बोले आपके पास 1 पेंसिल है, आपको 1 और दे दे तो कितनी हो जाएंगी, तो वो बताने लगता है कि 2 हो जाएंगी। तो बालक छोटी छोटी गणनाओं को, जोड़ घटाना, इन सबको सीखने लगता है और चीज़ों को थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मिला मिला के बताने लगता है। और लेकिन इसमें कुछ क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है, इसमें कोई लॉजिकल रीज़न नहीं होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 11 वर्ष की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, मतलब तार्किक जो उसकी सोच होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन, एक कंजर्वेशन की प्रोसेस हम अभी आगे देख लेते हैं। रिवर्सिबिलिटी, मल्टीपल एंड रिवर्सिबल थॉट। और डिसेंट्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट, मतलब
कोई भी जैसे बोले कि एक समान चीज़ को एक तरफ रख लो, दूसरी चीज़ को दूसरी तरफ रख, मतलब चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना, मतलब एक प्रकार की वस्तु को अलग करना, दूसरे प्रकार की वस्तु को अलग करना, एक रंग की वस्तुओं को अलग करना, दूसरे रंग की वस्तुओं को अलग करना, एक समान जैसे दिखने वाली वस्तुओं को साइड में रखना। इस प्रकार से डिसेंट्रेशन उसमें आना शुरू हो जाता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। रिवर्सिबिलिटी आती है। एवेंडेंस सेल्फ सेंट्राइज, मतलब जो उसकी लास्ट स्टेज में जो पढ़ा था सेंट्राइजेशन था, जो सेल्फ सेंटर्ड थॉट, इसमें जो सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग थी ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, ये उसका धीरे धीरे इसमें त्याग हो जाता है, एवेंडन सेल्फ सेंट्रलाइजेशन। अभी हमें रिवर्सिबिलिटी, डिसेंट्रेशन और कंजर्वेशन की प्रोसेस आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, 11 से 15 साल की अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें हाई डिग्री ऑफ बैलेंस, मतलब बच्चा बैलेंस बनाना बैलेंस चीज़ों में बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है, कोई भी चीज़ को समझना शुरू कर देता है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग्स मतलब काफ़ी हाई हो जाती है, और जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का भी उसका जो लॉजिकल थिंकिंग लगाना किसी प्रॉब्लम्स में और सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी डेवलप हो जाती है। ट्रांसफ़र ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसकी जो समझ है वो बढ़ जाती है, विकसित हो जाती है, काफ़ी विकसित हो जाती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। रिलेशन है सिस्टमैटिक थॉट्स, मतलब पहले जो थॉट्स आती थी वो इतना सिस्टमैटिक या क्रमबद्ध नहीं होती थी। मैंने लास्ट अवस्था में बताया था कि इसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन इसमें लेकिन जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसमें एबिलिटी टू यूज़ एब्स्ट्रैक्ट रूल, मतलब वह है अमूर्त जो वस्तुएं हैं, अमूर्त चीज़ें हैं, उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है। ट्रांसफ़र ऑफ अंडरस्टैंडिंग पढ़ रहे थे, ट्रांसफ़र ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब वह अपनी समझ विकसित करने लगता है। रिलेशन है सिस्टमैटिक थॉट, क्रमबद्ध तरीके से सोचने लगता है, समझने लगता है चीज़ों को। एबिलिटी टू यूज़ एब्स्ट्रैक्ट रूल, मतलब वह अमूर्त नियमों को, अमूर्त वस्तुओं को, अमूर्त चिंतन को समझने की क्षमता विकसित होने लगती है। इसके बाद देख लेते हैं सेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी। सेंट्रेशन मतलब केंद्रीकरण, विच इन्वॉल्व फोकसिंग इन ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एंड इग्नोरिंग अदर्स, मतलब बच्चा एक ही तरफ से सोच पाता है। बच्चे को, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर बच्चे को लग जाती है, दीवार से टकरा जाता है वो और उसको लग जाती है, तो उसको हम दीवार को अगर मारते हैं तो उसको लगता है कि जितना दर्द मुझे हुआ है तो शायद इसको भी होगा। उसको लगता है कि अगर मुझे एप्पल पसंद नहीं है तो और को भी एप्पल पसंद नहीं होगा, मतलब वो अपनी तरीके से सोच पाता है, वो एक ही साइड से सोच पाता है, मतलब वो एक ही एस्पेक्ट को पर फोकस कर पाता है, अदर एस्पेक्ट पर नहीं, और अदर सिचुएशन को इग्नोर करता है, मतलब समझ नहीं पाता। डिसेंट्रेशन विच इन्वॉल्व टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन। इस डिसेंट्रेशन में बच्चा क्या करता है कि जैसे सेंट्रेशन में वो एक एस्पेक्ट समझता है, लेकिन डिसेंट्रेशन में वो दोनों एस्पेक्ट को समझने लगता है। जैसे चीज़ों को वह ये समझने लगता है कि मुझे अगर साइकिल चलाना अच्छा लगता है तो ज़रूरी नहीं कि और लोगों को भी साइकिल चलाना ही अच्छा लगता हो, इसलिए वो डिसेंट्रेशन प्रोसेस समझने लगता है। सेंट्रलाइजेशन समझने लगता है कि चीज़ों को अलग कैसे करना है, एक समान वाली चीज़ों को अलग कैसे करना है। अगर हमको कुछ खाना अच्छा लग रहा है तो ज़रूरी नहीं कि यही खाना दूसरों को अच्छा लगता हो, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन बच्चे में आ जाती है। कंजर्वेशन विच इज़ द आइडिया दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम नो मैटर हाउ इज इट। कंजर्वेशन कहलाता है कि बच्चे के माइंड में ये विचार आ जाता है, जैसे पहले क्या होता है, बच्चे को अगर फुल भर के जग रख दे और आधी बाल्टी में ज़रा सा पानी डाल दे तो वो बच्चा जग के पानी को ही ज़्यादा, क्योंकि वो फुल भरा है, बच्चे को ये पता नहीं हुआ कि बाल्टी बड़ी है। लेकिन एक कंजर्वेशन थॉट आ जाने के बाद बच्चा इस चीज़ को समझने लगता है कि जो चीज़ बड़ी होगी, जगह ज़्यादा घेरेगी, उसमें सामान ज़्यादा आएगा, जो कम जगह घेरेगा वो उसमें कम सामान आएगा। एक कंजर्वेशन थॉट्स आती है। रिवर्सिबिलिटी में बच्चा रिवर्स करना जानने लगता है, जैसे वो ये चीज़ समझने लगता है कि अगर बर्फ़ से पानी से बर्फ़ जमती है तो बर्फ़ से पानी भी बन सकता है, ये रिवर्सिबिलिटी कहलाती है। द चाइल्ड लर्न दैट सम थिंग्स दैट हैव बीन चेंज्ड कैन बी रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट, मतलब कोई वस्तु है वो चेंज हो जाती है तो वह वापस
अपने ओरिजिनल स्टेट में भी आ सकती है। एक टॉपिक मैं यहाँ डालना भूल गई हूँ, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस कहलाता है कि बच्चा एक वस्तु स्थायित्व समझने लगता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मैंने 0 से 2 जन्म से 2 साल तक की अवस्था में बताया था। सेंसरी मोटर अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस की प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस कहलाता है जैसे वह समझने लगता है कि वस्तु स्थायित्व, जैसे जब छोटा होता है बच्चे तो हम 0 से 2 साल तक के बच्चे में कुछ हाइड एंड सीक या पिकाबू गेम खेलते हैं। तो जैसे माँ छिपती है और तो बच्चा समझने लगता है कि माँ छिप गई है, मतलब उसको पता है कि चीज़ ज़रूर दिख नहीं रही है लेकिन वो है। ये ऑब्जेक्ट परमानेंस कहलाता है। इसके बाद आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद देख लेते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजेस थ्योरी, मतलब पियाजे की थ्योरी का एक शैक्षिक इम्प्लीकेशन, मतलब एजुकेशन में इम्प्लीकेशन। स्कूल क्यूरिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड मैचुरेशन, मतलब स्कूल का जो क्यूरिकुलम है वह किसके ऊपर बेस होना चाहिए, उस बच्चों की क्षमता और परिपक्वता के आधार पर होना चाहिए। दूसरा है टीचर शुड फॉलो टीचिंग थ्योरी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब शिक्षक को जो है अपनी शिक्षण शास्त्र को या शिक्षण सिद्धांतों को बच्चों के हिसाब से रखना। जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब जो सिद्धांत होते हैं टीचिंग के उसके हिसाब से टीचर को पढ़ाना चाहिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सामान्य से जटिल, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त, मतलब पहले उसको सिंपल चीज़ें पढ़ाएं जो सिंपल से करके धीरे धीरे करके उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर आना चाहिए। कॉन्क्रीट मतलब मूर्त से अमूर्त, मूर्त वस्तु मतलब जो हमारे सामने रहती है जिनको हम देख सकते हैं वो मूर्त वस्तु, और वो वस्तु जिनको हम नहीं, जैसे हम बच्चे से बोले पहाड़, तो स्कूल में अगर है अंदर वो पहाड़ नहीं पता चल रहा पहाड़ कहाँ है तो ये अमूर्त चीज़ कहलाती है। नदी, तो नदी बोले तो वो अमूर्त है, तो बच्चे को पहले मूर्त चीज़ों का ज्ञान कराना चाहिए, मूर्त के बाद धीरे धीरे उसको अमूर्त चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। पियाजेस थ्योरी हेल्प टीचर्स टू अंडरस्टैंड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब पियाजे की जो थ्योरी है वो टीचर को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को समझने में हेल्प करती है। इसके बाद जैसा नैतिक अवधारणा तब विकसित होने लगती है जब बच्चा सीखता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है, मतलब ये जो सारी स्टेजेस हो जाती है और बच्चा इन सारी चीज़ों को सीख लेता है उसके बाद उसका मोरल डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। इसमें बच्चा सीखने लगता है कि क्या, वो इस चीज़ के बारे में समझ रखने लगता है क्या अच्छा है क्या बुरा, सही और गलत के बीच में डिफरेंस जानने लगता है। तो इसके मोरल डेवलपमेंट के भी 4 स्टेजेस पियाजे के द्वारा दी गई हैं। इसको आप जनरली देख लीजिए, ये एग्ज़ाम में बहुत ही कम पूछी जाती है लेकिन बाई चांस अगर पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए। एनोमी वर्थ टू 5 ईयर्स, हेट्रोनॉमी अथॉरिटी, इसको प्राधिकरण भी बोलते हैं, 5 to 8 ईयर्स, हेट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी 8 to 13 ईयर्स, ऑटोनॉमी एडोलिसेंस 13 to 18 ईयर्स। नोट में कुछ 2 पॉइंट्स हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। उसके अनुसार पियाजे के अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत या स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। इसका आंसर है शॉपिंग। शॉपिंग कोई सोशलाइजेशन एजेंसी नहीं है। आपका कोई कमेंट्स नहीं आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मैं जॉब में हूँ, बट मैं ट्राई करूँगी कि जनवरी से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस में कवर कर पाऊँ और उसके बाद कुछ डेप्थ में जो टॉपिक के डेप्थ में जो क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं C10 में उसके बारे में भी डिस्कशन कर सके। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।